डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे शो की पूरी टीम की तरफ से और एनडीटीवी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर्स को। चलिए, आज के शो में हम कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक बढ़िया खबर जो आई वो आपको बता दें। वो थी जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी से जुड़ी हुई। ये एक पहली डीएनए वैक्सीन बन रही है भारत में कोविड के खिलाफ। ये 3 डोज की वैक्सीन होगी और ये नीडल फ्री होगी, यानी इसको देने का जो जरिया है वो बिना सुई के होगा। और अब इसे अप्रूवल के लिए डीसीजीआई के सामने इसके लिए आवेदन कर दिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसे जल्द ही इस्तेमाल में लाया जा सकेगा जब इसको अप्रूवल मिल जाता है। इसके आने के बाद हमारे पास कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और ये 5वीं वैक्सीन होगी अगर इसको अनुमति मिलती है। इसमें 66.6% का असर देखा गया है सिम्टोमेटिक केसेस के खिलाफ और मॉडरेट डिजीज यानी कि हल्के डिजीज के खिलाफ 100% का इसको असरदार पाया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये 12 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है। और हालांकि आपको कह दें कि अभी जो ट्रायल का डेटा है वो पीयर रिव्यू नहीं किया गया है, लेकिन ये पहली बार होगा कि डीएनए वैक्सीन को इंसानों में इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। इससे पहले कुछ हैं डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो कि एफडीए और यूएसडीए की तरफ से वेटनरी यूज के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। चलिए, ये तो बात हुई जाइडस कैडिला की वैक्सीन की। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि एनआईएच, और इसका कहना है कि कोवैक्सीन अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट पर कारगर है। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट जो भारत में पहली बार पाया गया था और जिसके संक्रामक होने की वजह से लोगों में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक तरफ यूरोपीय संघ के साथ भारत अपनी वैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल करने की जुगत में लगा है। यूरोप ने कोविशील्ड के यूरोपीय रूप एस्ट्राजेनेका को ग्रीन पास में शामिल किया है, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को नहीं। और भारत सरकार दोनों को शामिल करने का दबाव बना रही है। ऐसे में अमेरिका से इस खबर का आना बेहद अहम हो जाता है। एनआईएच ने कहा है कि भारत की कोवैक्सीन अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट पर कारगर है। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहली हैं डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जो कि स्पेशलिस्ट हैं क्लिनिकल ट्रायल में, और डॉक्टर वी अनिल कुमार जुड़ गए हैं जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि, केरला से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रा, हालांकि ये स्टडीज तो पहले ही आ चुकी थी सबके सामने, मई के महीने में ही आ गई थी दोनों स्टडीज जिसकी बेसिस पे एनआईएच ने अब ये बात कही है, लेकिन अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बात को कहा जाना ये कितना अहम हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वदेशी वैक्सीन के लिए? ये जो कोवैक्सीन है, सो एक आप जो दिखाया जो अल्फा स्ट्रेन एंड द बीटा स्ट्रेन आप जैसे बताया 117 एंड 617, ओके। सो इसमें क्या है जो फेज 3 स्टडी क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी को देते हैं और उसको वैक्सीन लगाए और उसके बाद देखने लगता है। वो फेज 3 का स्टडी का रिजल्ट अभी आया है, वो यूएस में हुआ था। उसमें दिखाया गया जो डेल्टा वायरस से इन्फेक्टेड है और उनको अगर कोवैक्सीन लगा है, उसी हिसाब से अगर आप आईसीयू में है, सीवियर इन्फेक्शन 100% प्रोटेक्शन, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, मामूली इन्फेक्शन है 70% प्रोटेक्शन, सबको मिला करके टोटल 78%। ये बढ़िया बात है क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा वायरस इज वेरी विरुलेंट, वो जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत आदमी अफेक्ट हो जाता है, आईसीयू, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और बहुत आदमी का मौत भी हो जाता है। सो इसी हिसाब से कोवैक्सीन हैड शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर आप दूसरे वैक्सीन को देखेंगे जैसे कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपने बताया क्यों इस फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारा वैक्सीन को इतना तारीफ किया। देखिए, वैक्सीन के साथ एक एडजुवेंट मॉलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, एल हाइड्रोक्सिक्विन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल हम लोग वैक्सीन के साथ जोड़ देते हैं। जब अंदर में जाते हैं क्या होता है, अगर ये छोटा सा सब्सटेंस और मॉलिक्यूल वैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सही ढंग से हम खून के अंदर जा सकते हैं, बदन के सारी जगह में जा सकते हैं, उसके साथ साथ लिम्फ वेसल में भी जा सकते हैं। और जाने के बाद वो वायरस को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, वहीं पे है, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये एंटीबॉडी को जोड़ देते हैं और वायरस खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक जो छोटा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी हमारा साइड इफेक्ट्स कमाते हैं।
जी। तो वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और ये जो मॉलिक्यूल है इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जी। तो देखा जाता है रिजल्ट्स आर वेरी हाई। सो कोवैक्सीन एंड दिस एडजुवेंट, इसी हिसाब से हमारा कोवैक्सीन का इतना बढ़िया रिजल्ट है डेल्टा। जी। एंड ये जो छोटा एडजुवेंट मॉलिक्यूल है, ये खबर आई है तो इसके बाद लोगों की इस पर नजर भी जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्सीन को लेकर चर्चा भी बहुत हो रही है। डॉक्टर कुमार, आपका क्या मानना है इस बात के कहे जाने से? एनआईएच, पहले तो एनआईएच की अहमियत क्या हो जाती है और उनका ये कहना किस लिए हमारे लिए मायने रखता है? शुक्रिया अंजलि, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कोवैक्सीन को उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये बताया कि कोवैक्सीन द्वारा उत्पादित किया गया एंटीबॉडी हमारे डेल्टा वायरस और डेल्टा वेरिएंट और अल्फा वेरिएंट दोनों को बेअसर कर देती है। तो हमें ये बात भी जान लेना चाहिए कि ये जो एडजुवेंट जो मैडम जो कह रही थी कि L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 जो हम पहली बार वैक्सीन में यूज कर रहे हैं, ये एनआईएच द्वारा ही बनाई गई थी। एनआईएच और भारत बायोटेक के बीच में एक एमओयू था, जिसकी वजह से इसको पहली बार वैक्सीन में भारत बायोटेक ने यूज किया। दुनिया में पहली बार है कि L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 को पहली बार कोई वैक्सीन में यूज कर रहा है, और इसकी वजह से एनआईएच के पास भी एक इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि ये कैसा काम कर रहा है। और ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कोवैक्सीन है एक संपूर्ण वायरस वाला वैक्सीन है, एक संपूर्ण वायरस को निष्क्रिय करके हमने बनाया। तो जो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जो उत्पादन होता है हमारी बॉडी में, वो एंटीबॉडी वायरस के हर प्रकार के एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगा। जो हमारे रूटीन वैक्सीनेशन में जो हम वैक्सीन यूज करते हैं उसके द्वारा एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट काम करता है, विरुद्ध काम करता है। तो स्पाइक प्रोटीन में अगर कोई बदलाव आ जाता है तो एंटीबॉडी इफेक्ट कम हो जाता है, फीकी पड़ जाती है। बहरहाल कोवैक्सीन में अगर देखा जाए तो ये एंटीबॉडी स्पाइक और कोरोना के अलग अलग टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। तो इसकी वजह से स्वाभाविक है कि ये ज्यादा बेहतर होगी व्हेन कंपेयर टू हमारे अदर वैक्सीन। सो एनआईएच ने हमें सपोर्ट किया था, भारत बायोटेक को सपोर्ट किया था इस एडजुवेंट को यूज करने के लिए। इसकी वजह से हमने ये वैक्सीन बनाया, और बहुत खुशी की बात है कि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है वो डेल्टा एज वेल एज अल्फा वेरिएंट दोनों को निष्क्रिय कर देती है। जी, ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा एक जो चिंता रही है वो ये कि क्योंकि जो डेटा है वो पब्लिश नहीं हो पाया है, उसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी चिंता रही है। तो शायद जब डेटा भी पब्लिश हो जाएगा उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से भी ज्यादा इसको अहमियत मिलेगी। डॉक्टर, पब्लिश डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए, और एक पीयर रिव्यूड जर्नल में, जैसे इन्होंने फेज 2 लैंसेट में पब्लिश किया था, इनके फेज 2 रिजल्ट में ही इन्होंने बता दिया था कि इन्होंने इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंटीबॉडी अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट काम करता है। इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, वो पब्लिश्ड है। तो एज लॉन्ग एज जब तक ये पब्लिश नहीं होता, जब तक इसका प्रकाशन नहीं होता पीयर रिव्यूड जर्नल में, तो अप्रूवल भी मिलना मुश्किल है। तो दैट इज अ बिग हर्डल। ठीक है, चलिए उम्मीद ये करते हैं कि ये जल्द ही पब्लिश भी हो जाएगा, पीयर रिव्यू भी हो जाएगा, साइंटिफिक कम्युनिटी इस रिजल्ट को देख लेगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी चर्चा की तरफ। दरअसल कोरोना मरीजों को बाद में दूसरे संक्रमण होने की कई खबरें आ रही हैं, और अब एक नया संक्रमण जो कि सुनने में आ रहा है वो ये कि भारत में पहली बार कोरोना मरीजों में रेक्टल ब्लीडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। और ये सर गंगा राम अस्पताल है दिल्ली में, जहां पे 5 कोरोना मरीजों में एक CMV संक्रमण पाया गया। ये एक वायरस है और इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। इसमें मरीजों के मल में ब्लीडिंग और पेट दर्द की शिकायत होती है, और ये पेट दर्द 20 दिन तक इसमें ब्लीडिंग होती है और फिर पेट दर्द होता है। तो ये बहुत चिंता की वजह हो रही, क्योंकि इसमें एक मरीज की मौत की खबर भी आई क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इस पर हम ज़्यादा चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल अरोड़ा जुड़ गए, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पेनक्रियाटिको बिलियरी की तरफ साइंसेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए सर गंगा राम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरोड़ा, ये जो संक्रमण है जाहिर तौर पे जैसे हमने फंगस के साथ देखा, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये एक बार फिर से सर उठा रहा है उन लोगों में जो कोविड से संक्रमित रहे हैं। तो क्या है ये संक्रमण और कितना खतरनाक है?
देखिए, कोरोना वायरस इन्फेक्शन ने जो कि एक डिवास्टेटिंग फॉर्म में आया सेकेंड वेव में अप्रैल एंड मई 2021 में, उसने बहुत सारे लोगों में तबाही मचाई। तो 5 केसेस गंगाराम हॉस्पिटल में रिसेंटली आए जो कि कोरोना वायरस से तो रिकवर कर गए थे, और उसके बाद उनको एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग हुआ रेक्टम के थ्रू। तो जब हमने उनको रेक्टम के थ्रू कोलोनोस्कोपी करके देखा, जो ट्यूब से हम रेक्टम की जांच करते हैं, तो हमें जख्म मिले जहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो बायोप्सी में हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि बायोप्सी में उनको एक पिक्यूलियर वायरस मिला जिसको बोलते हैं साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि एक आम इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में, जिसका इम्यून सिस्टम काफी मुस्तैद है और इफेक्टिव है, 80 to 90% पॉपुलेशन में नॉर्मली भी होता है। तो जब इम्यून सिस्टम को कमजोरी होती है कोरोना वायरस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, जो कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से या उसकी दवा देने की वजह से, जैसे स्टीरॉइड्स हैं या टोसिलुजिमैब है या टोफासिटिनिब जो उसको इलाज के लिए देते हैं, तो उससे इम्यून सिस्टम कम सप्रेस हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो ये मौका ताड़ के वायरस बॉडी में अफेक्ट करता है। 5 केसेस तो हमारे पास गंगाराम में आए जिनको ब्लीडिंग हुई, जिसमें CMV इन्फेक्शन ने बड़ी आंत में जख्म जिससे ब्लीडिंग हुई। एक पेशेंट की तो इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसकी चेस्ट भी खराब थी, उसकी मौत हो गई। एक और पेशेंट को 18 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ा, उसके बाद सर्जरी से उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई। लकीली 3 पेशेंट को हम CMV की दवाई से कंट्रोल करते। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम हो जाता है कि एक संक्रमण एक बार फिर से सिर उठा रहा है और ये उन लोगों में है जिन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार देखिए NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भाविनी शाह जो कि हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक में। शुक्रिया डॉक्टर शाह। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी शख्स के लिए कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी है? वैक्सीन एक प्रोटेक्शन है बॉडी के लिए वायरस की अगेंस्ट में। तो बहुत ही कॉमन है चीज कि जब भी हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं बचपन से, तो बॉडी में कुछ फर्क हमें 2 दिन तक दिखता है, जैसे कि थकान है, हल्का सा बुखार है। तो इस वजह से ये मेंटली यदि हम प्रिपेयर्ड हैं कि ये होने वाला है तो थोड़ी मुश्किल कम लगती है। पर जबकि ये शुरू हुआ और लोग थोड़े से डर गए इससे, इसलिए अभी तो जहां जहां गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन दिया है वहां मेटासिन भी साथ में दे ही देते हैं कि हल्का सा बुखार आए तो आप प्लीज ले लीजिएगा तो डर कम हो जाए। पर यह होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डॉक्टर शाह, खाने पीने को लेकर या दूसरी बातों को लेकर कोई एहतियात बरतनी चाहिए जब आप वैक्सीन लगा के आए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये वैसा ही वैक्सीन है जो हम स्वाइन फ्लू में लगवाते थे, जो हम पहले हमारे टाइफॉइड में लगाते थे, हम फ्लू के लिए लगवाते थे या पोलियो के लिए लगवाते थे। कोई ओरल होता है, कोई इंजेक्टेबल होता है। तो हमें हमारी डेली लाइफस्टाइल ही जीनी है। पर जो बहुत डर जाते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग थे जो थोड़ा सा डर जाते थे, तो हम उनको पहले से ही मेटासिन दे देते थे, तो फीवर आता ही नहीं है तो उनको कोई फिक्र ही नहीं होती है। वरना थोड़ा सा थकान होना एक्चुअली बेटर है, वो एक एविडेंस है कि आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। वैक्सीन लेने की वजह से तुम्हारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वो पेप अप कर रहा है, तो होना इज अ गुड साइन दैट कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में। जी डॉक्टर, किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें लोग नोटिस कर सकते हैं इस वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीनेशन में बॉडी पेन और मैलेज ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, जिसे बहुत थकान सी लगती है। ऐसा होता है कि मुझे खड़ा ही नहीं होना है, मुझे खाना पीना भी नहीं है। तो ये बहुत कॉमन मैलेज एंड बॉडी एक बहुत ही कॉमन
सिम्टम्स है पोस्ट वैक्सीनेशन के। बहुत सारे लोगों को बुखार भी आता है। अब बुखार भी 99-100 जैसा आता है, पर यह बात बहुत मुश्किल हो गई थी कोविड टाइम्स में, कि जबकि सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने पहला टीका लगवाया था और कॉन्फिडेंस में जब बुखार आया तो यही सोच के बैठे रहे कि शायद ये तो वैक्सीन की वजह से आया था, पर वो एक्चुअली कोविड ही था। वो संक्रमित हो गए थे कहीं बाहर कोविड से, तो उन्हें ये डिफरेंस ही नहीं पता चला कि ये कोविड है कि ये फीवर है। तो वैक्सीन लेने के 1-2 दिन बाद तक फीवर आए तो ठीक है, पर यदि वो ज्यादा दिन रहता है तो कोविड टेस्टिंग हमेशा करा लेना चाहिए। डॉक्टर, वैक्सीन लगाने के बाद भी किस तरह की एहतियात हमें बरतनी पड़ेगी कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर रखने के लिए? वैक्सीन 100% श्योरिटी नहीं है कि हमें कोरोना संक्रमित हम नहीं रहेंगे। तो जो न्यू नॉर्मल हम बोलते हैं कि मास्क हमेशा पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखें और हैंड हाइजीन की हैबिट भी हमेशा रखें। मास्क इसलिए भी पहनना जरूरी है कि आप वैक्सीनेटेड है, बाकी लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चे हैं बहुत सारे, तो आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकते हैं, तो आप काफी लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि यदि आपने वैक्सीन ले लिया है, आप 50 to 60% सेफ है। मतलब आपको यदि कोविड होगा भी तो सिवियरिटी उसकी बहुत कम होगी, लेकिन बाकी लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है उनको कोई मुश्किल ना आ जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने डॉक्टर से भी सुना, चिंता की बात नहीं है, वैक्सीन जाके लगवाएं, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होंगे, उनकी वजह से इस बेहद जरूरी टीके को लगाने से न रोकें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।